हर साल 30 क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर से देखे जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि स्टैटिक का पार्ट हमें पहली नज़र में देखने को लगता है, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आए हुए टॉपिक में से ही उसको निकाला जाता है, जिसे हम पहली नज़र में समझते हैं कि स्टैटिक का पार्ट है, पर नहीं, वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है। हेलो, माय नेम इज आशुतोष और मैं आपके लिए लाया हूँ 20 क्वेश्चंस जो कि आपके जून मंथ्स के हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग इस वीडियो का मोटिव समझेंगे कि इस वीडियो का मोटिव क्या है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो से निकालनी है, क्या क्या चीज़ों को इस वीडियो से समझना है। ठीक है, कोई भी स्किप करके क्वेश्चंस पे नहीं जाएगा, पहले समझेगा कि हमें क्या क्या इस वीडियो से फ़ायदा लेना है। ठीक है, पहला तो ये लेना है, हमें देखना है कि किस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं, किस टाइप से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कटआउट दिखाऊंगा न्यूज़पेपर का उसी महीने का, और यह कह के दिखाऊंगा कि देखो किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे तो हम लोग एक बार देखेंगे कि हाउ बीपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, ये आपको चेक करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको साथ के साथ आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पोस्ट करेंगे, पोस्ट करके पहले आंसर देंगे और उसके बाद फिर आप चेक करेंगे कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, आप देंगे, सबके आंसर देंगे और आंसर देने के बाद हर सही क्वेश्चन पे आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जितने मार्क्स आएंगे, समझ लीजिए आपके 19 से 20 आए, 19 से 20 मार्क्स आए, या 17 से 18 आए, या 15 से 16 आए, तो हम लोग देखेंगे कि किसको क्या करने की जरूरत है, हम इस चीज़ को भी समझेंगे। इसलिए इस वीडियो का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स को एक शील्ड की तरह काम कर सकते हो। शील्ड की तरह क्यों? शील्ड की तरह मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसे यूज़ कर सकते हो? शील्ड की तरह इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि अगर समझ लीजिए आपसे बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या हिस्ट्री के कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए, तो करंट अफेयर्स ही है जो आपको बचाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप किसी भी हालत में बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं कंप्लीट करने वाले हो, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने 90 डेज प्लानर से उठाए हैं। आप जानते होंगे परफेक्शनाइज का 90 डेज प्लानर का 7 बुक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर्म में है। जिसने ये बुक खरीदी है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है, तो मैंने सोचा कि आप उसी में से जून मंथ से मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दूं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो जून के बाद मैं मई का भी कराऊंगा। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, फायदा लग रहा है, तो मई का भी करा लूंगा, फिर अप्रैल का भी कराएंगे, फिर मार्च का भी, मतलब एक एक महीने पीछे करके जाते रहेंगे। ठीक है, फिर जून हो जाएगा, मई हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, फेब हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम लोग जुलाई और अगस्त के भी करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी मंथ आपका छूटेगा नहीं अगर रिस्पांस वीडियो पे अच्छा रहा तो। ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर लगेगा कि भूख आपकी और ज़्यादा है, आपको लगेगा कि नहीं और क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि सिर्फ 20 करंट अफेयर्स तो नहीं बनते हैं, टॉप 20 करंट अफेयर्स तो नहीं बनते एक महीने में, तो आपको लगेगा कि और चाहिए तो आप हमारा 90 डेज प्लानर को भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे खरीद भी सकते हैं, उसका लिंक आप मैं नीचे दे दूंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट अग्निबाण। ठीक है, अग्निबाण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट अग्निबाण। अग्निबाण से रिलेटेड क्या सही है? अग्निबाण इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन. It was launched from the India's first private launch pad called Dhanush, established by Agnikul. It was launched from Dr. Abdul Kalam Island, Odisha. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना है, हम देखेंगे कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो एक बार देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल देखिए, इसमें अग्निबाण से रिलेटेड, अग्निकुल कॉस्मोस से रिलेटेड जो कंपनी है, सारी चीज़ें बताई हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर से सीधा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और देखने को लगेगा कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक का क्वेश्चन है, बट नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं जो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स में अपने रोज समझते हैं उसी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अग्निबाण को लॉन्च, अग्निबाण क्या है? अग्निबाण है रॉकेट। उस रॉकेट को लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, याद रहेगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है अग्निबाण को। उसमें एक इंजन फिट करा गया है, वो 3D प्रिंटेड इंजन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बना है, तो आप ध्यान रखेंगे बैंगलोर में बना है। अगर बोलेगा कि 3D प्रिंटेड इंजन का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे अग्निलेट है। ठीक है, तो अग्निलेट नाम का एक
3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है किसमें, अग्निबाण में, और उसको लॉन्च करा गया है। कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस है। समझ में आ गया। इस 3D प्रिंटेड की खास बात यह है कि इसमें कुछ भी नट बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पूरा का पूरा इंजन ही हमने क्या बना दिया, 3D प्रिंटेड मशीन से बना दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसने पूरा का पूरा इंजन ही 3D प्रिंटेड मशीन से बना दिया है। ठीक है, नहीं तो इससे पहले हम क्या करते थे कि हाँ कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग बना देते थे, फिर उसको नट बोल्ट से जोड़ के फिर सारी चीज़ें कर लेते थे। ठीक है, बट हमने पूरा इंजन ही बना दिया है, तो मतलब हमें कुछ भी नट बोल्ट यूज करने की जरूरत नहीं बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें हमने नट बोल्ट कुछ भी यूज नहीं किया है, तो यस हमने कुछ भी इसमें यूज नहीं किया है। ठीक है, आगे आएगा कि क्या अग्निकुल कॉस्मोस पहली कंपनी है जिसने इस टाइप का रॉकेट लॉन्च किया है, तो नहीं, पहले भी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च कर रखा है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या था, स्काईरूट, और उसने जो रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम था विक्रम। ये भी ध्यान रखेंगे। ये कब हुआ था, ये हुआ था 2022 में। ठीक है, पर इसकी खास बात यह है कि इसने कभी भी 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, स्काईरूट पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया है इंडिया से 2022 में, और उसका नाम क्या था, विक्रम नाम था उसके रॉकेट का। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, अग्निबाण की रेंज कितनी है, स्काईरूट की रेंज कितनी थी, तो ये 30 से 300 kg तक का पेलोड उठा के, सैटेलाइट उठा के कहां पे लेके जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आप जानते होंगे, वहां पे जाकर प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अग्निबाण किसने लॉन्च किया, अग्निकुल कॉस्मोस ने। कहां से लॉन्च किया, उस लॉन्च पैड का नाम क्या था, उस लॉन्च पैड का नाम था धनुष। धनुष से लॉन्च किया, और इस लॉन्च पैड को भी इसी कंपनी ने बनाया। ये भी प्राइवेटली ऑन्ड लॉन्च पैड है। ठीक है, किसकी मदद से बनाया, ये इसरो की मदद से बनाया। और कहां से इसको लॉन्च करा गया है, श्रीहरिकोटा में, जहां पे इसरो का लॉन्च पैड है वहां से नहीं, बट श्रीहरिकोटा में ही इसे लॉन्च करा गया है, उसी के रेंज के अंदर से ही। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च नहीं किया, इसको अपने लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया है। और ये धनुष लॉन्च पैड किसकी मदद से बनाया गया, इसरो की मदद से बनाया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेलोड कितना ले जा सकता है, 30 से 300 kg। कहां पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। क्या ये पहली बार है, नहीं, इससे पहले स्काईरूट नाम की भी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने विक्रम नाम का रॉकेट लॉन्च किया था, बट उसमें इंजन 3D प्रिंटेड नहीं था। इसकी खास बात यह है कि इसमें 3D प्रिंटेड इंजन है, तो कोई भी नट बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इंजन में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अग्निलेट क्या है, अग्निलेट उस इंजन का नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे अग्निलेट। अगर पोर्ट का पूछेगा कि कहां से लॉन्च पैड का नाम पूछेगा, तो लॉन्च पैड का नाम है धनुष। याद हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। ये सारी चीजें आप इसको ध्यान से देखो, 3 जून में ये सारी चीजें इसमें बताई गई है इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया कैसे आता है। हेडलाइन देखो, हाउ अग्निबाण रॉकेट लॉन्च मार्क्स टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर। इस टाइप का कुछ कटआउट बना होगा, पूरी न्यूज लिखी होगी, और यहीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और लोगों को लगता है क्वेश्चन कहां से आ गया, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है। समझ में आया, इतना टफ नहीं होता, इजी होता है, ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ में आ गई कि ये जो इंजन है, एक तो सेमी क्रायोजेनिक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, मतलब जो अग्निलेट है वो सेमी क्रायोजेनिक है, प्लस ये क्या है, 3D प्रिंटेड है। ये चीजें आपको अग्निबाण के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, अग्निबाण is the world's first rocket with a single piece 3D printed engine. It was launched from India's first private launch pad called धनुष। तो पहला तो सही है, अग्निबाण वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट है जो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन को यूज किया है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड। ठीक है, ये भी सही है, धनुष से इसको लॉन्च करा गया, और ये फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है। स्काईरूट में जो हमने रॉकेट को लॉन्च किया था, वो हमने उसके खुद के लॉन्च पैड से नहीं किया था, वो भी हमने इसरो की मदद ली थी उसमें। ठीक है, पर ये तो खुद के प्राइवेटली ऑन लॉन्च पैड से इसने लॉन्च किया। ठीक है, इट वाज लॉन्च फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से लॉन्च किया गया। नहीं, ये श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ है, खुद का लॉन्च पैड था, इसरो की मदद ली थी, पर उसी के रेंज में इसे बनाया गया है। थर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे आते हैं क्वेश्चंस, कटआउट कैसे बनता है, और कितनी बारीकी से। अग्निबाण क्या है, अग्निबाण एक टेक्निकल टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक के फीचर्स में से क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टफ लगेगा, टफ इसलिए लगेगा क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से करे ही नहीं है। समझ में आ गया, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको डीपली जाना है, डीप में उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहला मोटिव तो ये है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको आपको कितना डेप्थ में जाने की जरूरत है, कितना अंदर जाके देखने की जरूरत है, वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिर्फ ऊपर से हेडलाइन भी पढ़ लेंगे तो आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसको आपको डीप में समझना होगा। तो ये क्या था, आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा, जो भी टेक्निकल टॉपिक है उसके आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ ही समझते हैं।
इसमें और आर्टिकल में क्या दिया हुआ था उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर में कि इसरो का जो सेकंड पोर्ट बनने वाला है, वो कहाँ बनने वाला है? वो बनने वाला है थूटीकुडी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और स्पोर्ट का नाम क्या है? कुलेस्करपट्टनम, कुलेस्करापट्टिनम में, कहां पे? थूटीकुडी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में सेकंड पोर्ट बनने वाला है किसका? इसरो का। ठीक है, समझ में आ गया? अग्निबाण के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई। तो इसरो का सेकंड पोर्ट थूटीकुडी डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है, नाम कुलेस्करापट्टिनम में। और इसरो का जो रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज होगा, वो उसने कौन सा बनाया है? SSLV बनाया है। इसके 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक में सक्सेसफुल रहा, एक में सक्सेसफुल नहीं रहा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अग्निबाण भी किस चीज के लिए था? लो अर्थ ऑर्बिट के लिए था। और स्काई रूट का विक्रम किसके लिए था? वो भी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही था। समझ में आ गई चीजें? मैंने थोड़ा फास्ट करके चीजें आपको समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप इस चीज के लिए रेडी रहना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाले गए हैं 90 डेज प्लानर में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा पूरा पहाड़ टाइप का पढ़ाया, उसमें से चूहिया निकाल के और चूहिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करंट अफेयर्स बना दिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे मतलब आपने करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस टाइप से आंसर्स दिए हुए हमारे 90 डेज प्लानर में। कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इस टाइप के आंसर्स होंगे। तो हर महीने के करीब 100 के आसपास के करंट अफेयर्स होंगे जो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको करना है। ठीक है, प्लस इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी? परफेक्शनाइज ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप जाके PDF ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जन सुराज अभियान विल कन्वर्ट इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड एज जन सुराज पार्टी ऑन 2 अक्टूबर 2024। सेकंड क्वेश्चन, द जन सुराज पद यात्रा कैंपेन वाज स्टार्टेड फ्रॉम भीति हरवा गांधी आश्रम इन चंपारण। जन स्वराज अभियान इज अ कलेक्टिव एफर्ट स्टार्टेड बाय चिराग पासवान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप पोस्ट करेंगे और इसका आंसर देंगे। नीचे दे दिया, अब सॉल्व करते हैं। जन स्वराज अभियान विल कन्वर्ट इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड एज जन स्वराज पार्टी ऑन 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, अब इसमें 2 हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 कैंडिडेट हो सकते हैं। एक कैंडिडेट जिसको कुछ भी नहीं पता, इसका अंदाजा ही नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, उसको कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और एक उसको जिसने करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो वो तो इसको सीधा सीधा टिक लगाएगा कि फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर 2024 को ही लॉन्च होने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होने वाली है। और जन स्वराज पद यात्रा कैंपेन कहां से स्टार्ट हुई थी? भीति हरवा गांधी आश्रम चंपारण से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। ये तो जो भी अगर जिसने करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से फॉलो किया वो सीधा सॉल्व कर लेगा। ठीक है, जिसने नहीं किया है वो कैसे करेगा इसको? उसे कैसे अप्रोच करना है, उसे देखना है क्या चीज इसमें से हम लोग हटा सकते हैं, किस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी भी जनरल अवेयरनेस है, ये जो क्वेश्चन है ये जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के बारे में पता ही हो, पर अगर आपको चीजों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता है कि चल क्या रहा है मार्केट में, मतलब कंट्री में चल क्या रहा है, तो आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जन स्वराज जो पार्टी है वो किसकी है? वो है PK की, प्रशांत किशोर की है। और आप उसकी जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा गांधीवादी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको गांधी से रिलेटेड वो बता रहे हैं कि हम लोग ये जो पूरा पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं वो पूरा गांधीवादी होने वाली है, इसलिए उन्होंने पूरा थीम रख रखा है गांधी से रिलेटेड। ठीक है, तो जिसको सिर्फ इतना पता है तो वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ 2 अक्टूबर को ही ये जरूर करने वाले होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गांधी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट भी यहीं से किया होगा क्योंकि गांधी से रिलेटेड इन्होंने पूरा थीम रखा है, तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और 80% चांसेस है, 85% चांसेस है कि आपका आंसर सही भी हो जाए। थर्ड क्या है? जन स्वराज अभियान इज अ कलेक्टिव एफर्ट स्टार्टेड बाय चिराग पासवान। अब इसमें चिराग पासवान कहां से आ गया? आप ये सोचिए, जिसको जनरल अवेयरनेस है, चीजों के बारे में समझ है, वो खुद ही समझ जाएगा चिराग पासवान की तो अलग पार्टी है। पार्टी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जन स्वराज पार्टी से तो प्रशांत किशोर जुड़े हुए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। और देखिए इस पे भी ये आर्टिकल छपा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये भी अक्टूबर महीने का ही है, ये सारी चीजें छपी हुई हैं ऑलरेडी। बस आपको मतलब एक तरीके से बुक फॉर्म में प्रोवाइड करी हुई है, आपको क्या करना है, बस उन चीजों को देखना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों ने 90 डेज प्लानर भी स्टार्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया आर द टॉप 3 क्रूड ऑयल सप्लायर्स टू इंडिया एज पर May 2024 रिपोर्ट। ठीक है,
सेकंड इज वेनेजुएला इज आल्सो अमंग टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया एज पर मई 2024 रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें भी आप देखिए इसको अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है अप्रोच कैसे करना है। देख लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ लिया, अब इसको समझने की कोशिश करिए। एक तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये भी आर्टिकल में से आया हुआ है। सेकंड आपको देखना है कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको कैसे अप्रोच करोगे। तो वेनेजुएला इज अमंग टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया एज पर मई 2024 रिपोर्ट। मैंने वेनेजुएला के बारे में आपको क्या बताया था? मैंने वेनेजुएला के बारे में आपको 10 बार बताया अगस्त के करंट अफेयर्स में कि वेनेजुएला पे सैंक्शन लगे हुए हैं, किसके? यूएसए के सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, और वो अपने ऑयल नहीं बेच पा रहा है, जहां से ऑयल बेचता है उस पोर्ट का नाम भी मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं, निकोलस मदुरो वहां के प्रेसिडेंट है। 10 बार ये चीजें बताई है। तो एक बात बोलो, इंडिया क्या यूएसए से पंगा लेगा वेनेजुएला के लिए? रशिया के लिए ले सकता है। ठीक है, रशिया का केस अलग है, रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है, बट वेनेजुएला के लिए करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं लेगा यूएसए से पंगा। तो क्या वेनेजुएला इंडिया को एक्सपोर्ट करता होगा ऑयल? ऑब्वियसली नहीं। तो सेकंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का भी हमको नहीं पता। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड को हटा दीजिए, तो नन ऑफ द अबव एक तो हो सकता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे इसको हटा दीजिए और इसको हटा दिए। ठीक है, अब आपको ये याद है कि रशिया की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑयल खरीदते हो रशिया से। पहले सिर्फ 1% खरीदते थे, अब 40% खरीदने लग गए हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया ये सही हो सकता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमने इस तरीके से आंसर को डिराइव कर लिया कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। समझ गए? अभी हमें कुछ भी नहीं पता था क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद भी हमने फर्स्ट को सही कर दिया। 1 इज द करेक्ट आंसर। अब जिसने सही किया नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, अब मार्क्स अपने कैलकुलेट करता रहेगा, लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स समझ में आ गया फर्स्ट के बारे में। और कुछ चीजें जान लीजिए, रशिया से हम पहले सिर्फ 1% खरीदते थे यूक्रेन की लड़ाई होने से पहले, और अब हम 40% के आसपास खरीद रहे हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल कौन खरीद रहा है? सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है चाइना। क्वेश्चन आएगा कि नहीं इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है, तो नहीं, चाइना सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है। और सेकंड नंबर पे कौन खरीद रहा है? इंडिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और चीजें क्या पता होनी चाहिए? सबसे ज्यादा ऑयल हम कहां से खरीदते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो ऑयल हम कहां से खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं। आप ये याद कर लो। सेकंड हम कहां से खरीद रहे हैं? सेकंड हम खरीद रहे हैं इराक से। बहुत सारे जो लोग हैं, या तो फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरेबिया कर देंगे, नहीं तो सेकंड पे तो सऊदी अरेबिया कर ही देंगे, पर सऊदी अरेबिया थर्ड नंबर पे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया। बहुत लोगों को यूएई के बारे में पता ही नहीं होगा कि यूएई भी हमें देता है, तो यूएई फोर्थ नंबर पे है। और फिफ्थ यूएसए, तो आप पक्का ही गलत करके आएंगे क्योंकि आपने सोचा ही नहीं होगा कि यूएसए से भी हम ऑयल खरीदते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए से भी हम ऑयल खरीदते हैं। और यूएसए का ऑयल जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम आप मुझे नीचे बताएंगे, और वो जिस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है उसका नाम भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट पता चल गया कि रशिया से निकालते हैं, फिर इराक से, फिर सऊदी अरेबिया, फिर फोर्थ यूएई और फिफ्थ यूएसए। ठीक है, अब इंडिया ऑयल इंपोर्ट आपको समझ में आ गया। इसकी रैंक क्या है? इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर का इंपोर्टर है। किसका? ऑयल का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग अपना 85% ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हर महीने कितने का कर लेते हैं? हर महीने अराउंड हम 11.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास तक का कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल पूरे साल में हम लोग 120, 130, 140 बिलियन डॉलर के आसपास, ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, हम लोग दूसरी कंट्रीज को दे देते हैं ऑयल इंपोर्ट खरीदने में। समझ में आ गई चीजें? आगे देखते हैं। इंडिया इंपोर्टेंट फ्रॉम रशिया, बता दिया मैंने, ये चीज आपको बता दी। और टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया रशिया पहले नंबर पे, सेकंड पे इराक, थर्ड पे सऊदी अरेबिया, फोर्थ पे यूएई और फिफ्थ पे यूएसए। और भी चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताई थी अपनी कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास है? सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास। कितने हैं? अराउंड 18% के आसपास। और सेकंड नंबर पे कौन है? सऊदी अरेबिया। उसके कितने हैं? 16% के आसपास। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगस्त के करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें मैं कवर करा चुका हूँ, और ये तो जून का करंट अफेयर्स है, तो उस टाइम अगर ये टॉपिक होता तो मैं ऑब्वियसली और अच्छे से आपको करवाता। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टाइप से ही क्वेश्चंस बनेंगे और आपको लगेगा कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, काफी टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, करंट अफेयर्स को आप एक शील्ड की तरह यूज करो। ठीक है, करंट अफेयर्स देखो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, समझ लीजिए कि आपसे बिहार स्पेशल का क्वेश्चन नहीं बना, या हिस्ट्री का काफी टफ क्वेश्चन आ गया, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। सबको हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि अच्छी तरीके से आती हो, या हिस्ट्री आती होगी तो हो सकता है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन टफ लगने लग जाए। तो उस केस में जो आपको रेस्क्यू करने के लिए आएगा वो आएगा करंट अफेयर्स। इसलिए करंट अफेयर्स जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज भी है बीपीएससी प्रीलिम्स में, ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट Trump was declared guilty in the case of giving money to a porn star. He is the first former US president to be convicted of a serious crime. If Trump
is be sentenced in this case, he cannot be named to the party candidate in the presidential election to be held in USA on November 5, 2024. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप मैच करने की कोशिश करो कि कहां से बना है। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, मतलब इसमें भी ट्रम्प की बात करी जा रही है, गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, रोम, सराजेवो, एथेंस या एम्स्टर्डम। ठीक है, अब इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आप सबका वो करते रहोगे, देखते रहोगे उनको कि कहाँ पे वो दे रहे हैं स्पीच, कहाँ पे दे रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना, मतलब कोई इंसान ऐसा थोड़ी है कि इतना वेला तो बैठा नहीं होगा कि वो हमेशा देखता रहेगा कि नहीं कौन सी स्पीच कहाँ पे दी जा रही है, कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट ने या कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने ये स्पीच कहाँ पे दी है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से सॉल्व होते हैं। ठीक है, कि इसमें ये चेक कराया जाता है कि आप रोज न्यूज़पेपर देख रहे हो कि नहीं। अगर न्यूज़पेपर देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि आप हेडलाइन पढ़ लोगे, अच्छा इसने यहाँ पे स्पीच दी, आप पूरा पढ़ोगे नहीं बट हेडलाइन भी पढ़ लिया तो उससे भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी 90 डेज प्लानर ने इसको भी केटर करने की कोशिश की है या आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जिसने भी सॉल्व कर लिया नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सही हो या गलत वो मैटर नहीं करता, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे मार्क्स। तो फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी इन द केस ऑफ गिविंग मनी टू अ पॉर्न स्टार। यस, दिस इज करेक्ट। ही इज द फर्स्ट former US president to be convicted of a serious crime. Yes, second is also correct. If Trump is to be sentenced in this case, he cannot be named the party candidate in the presidential election. No, third is not correct. और ये ना न्यूज़ में आप देखोगे, न्यूज़ में अगर आप अच्छे न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो उसमें 10 बार ये चीज़ें बता रखी है कि यूएसए में क्या होता है कि अगर आप फेडरल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मतलब नेशनल लेवल का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ में कन्विक्टेड भी हैं तो वो मैटर नहीं करता, आप जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे सिर्फ दो ही क्वालिफाई करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ दो ही क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। एक तो यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए और दूसरा है कि आप 35 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप जेल में भी है तो वहाँ से भी आप कैंपेन कर सकते हैं, अगर आप जीत गए तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए यूएसए के बारे में। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी दिया हुआ था, आप सोच लीजिए, मतलब हर एक चीज़ को केटर करा गया किसमें, अलग अलग न्यूज़पेपर में, और यहीं से मैं आपको रोज के रोज करंट अफेयर्स कराता हूं जो कि हर दिन 30 से 32 टॉपिक्स हो जाते हैं। समझ में आया किस टाइप के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं? अब आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे कि कौन सा जो लीडर है कहां पे स्पीच दे रहा है? ऑब्वियसली नहीं, पर अगर आप करंट अफेयर्स को रोज फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपको चीजें दिमाग में रहेगी। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर कोई टफ क्वेश्चन होता, हिस्ट्री का कोई टफ क्वेश्चन होता, साइंस एंड टेक का टफ क्वेश्चन होता, तो बहुत सारे बच्चे वो गलत करके आते, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे सही कर लेते, पर आपको नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे तो आपको मतलब नंबर तो सेम ही मिलने हैं। तो आप ये सोचो कि आपको इजी क्वेश्चन है उसको गलत करने नहीं है, और आपको करंट अफेयर जो है वो एक शील्ड की तरह आप यूज करोगे। ठीक है, तो अमेरिका द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट रिप्रेजेंट द फ्यूचर इन ह्यूमन रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाज डिस्प्लेड इन बर्लिन जर्मनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अमेरिका को किसने बनाया है, ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको किसने बनाया है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, पोस्ट करके बता दिया। देखते हैं, फर्स्ट इज टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इंजीनियर्ड आर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इंजीनियर्ड आर्ट्स ने क्या बनाया है, अमेरिका बनाया है। ठीक है, और जो इंजीनियर्ड आर्ट्स कहाँ की कंपनी है, ये कंपनी है यूके की, और यहाँ पे जो अमेरिका जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसे हर एक कंट्री में भेजा जा रहा था। वहाँ पे एक तरीके से प्रदर्शनी टाइप की लग रही थी, मतलब लोग उसे देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे इंजीनियर्स जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते। समझ में आ गया इंजीनियर्ड आर्ट्स। अब आप मुझे नीचे टेस्ला जो रोबोट बना रही है उसका नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट जो रोबोट बना रही है उसका नाम बताइए, और गूगल जो ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है उसका नाम भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और सोफिया के बारे में भी बताएंगे कि सोफिया को कौन सी कंपनी ने बनाया है। ठीक है, प्लस इसको किसी कंट्री की सिटीजनशिप भी मिली थी, उस कंट्री का नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो काफी ज्यादा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? इंडिया हैज रिटर्न 100 टन्स ऑफ इट्स गोल्ड केप्ट इन ब्रिटेन टू डोमेस्टिक कॉफर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. This is one of the largest transfer of gold since 1991. India's gold was deposited with the Bank of England. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट करेक्ट आंसर है कि हमने $100 बिलियन को मंगवाया। सेकंड, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफर। यस, दिस वाज द लार्जेस्ट ट्रांसफर। 1991 के बाद सबसे बड़ा ट्रांसफर आया ये। इंडियाज गोल्ड वाज डिपोजिटेड विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हमारे गोल्ड डिपोजिट थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही करेक्ट आंसर है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। समझ में आ गया? ये भी न्यूज में दिया हुआ था, देख लीजिए।
न्यूज़ में इसमें दिया हुआ था, इस पे संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर मोदी के, इन्होंने भी ट्वीट किया था। ठीक है, हमने $100 बिलियन के आसपास जो है गोल्ड को कहां से शिफ्ट कर लिया, यूके से इंडिया में शिफ्ट कर लिया। क्यों शिफ्ट किया, 2-3 रीजन है। एक तो 1991 में हमने जमा कर दिया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ $5.8 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व बच गए थे और हमें पेमेंट कितनी करनी थी, $78 बिलियन की पेमेंट करनी थी। कब, मार्च 1991 की बात थी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमने क्या किया कि जो हमारे पास गोल्ड बचे हुए हैं, गोल्ड रिजर्व्स है, उसको भी हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कर दिया ताकि हमारे पास कुछ फॉरेक्स आ पाए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, प्लस हमें अपने आप पे बिलीव भी है कि हम इन गोल्ड को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज भी अलग अलग रीजन की वजह से यूके के वॉल्ट में ये सारी गोल्ड्स को रखती है। क्यों, क्योंकि किसी को लगता है कि उनके गोल्ड चोरी हो जाएंगे कुछ और। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में इस चीज़ को हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है, वो सेफ कंट्री है, तो इसलिए इंग्लैंड में सारे गोल्ड जमा करे जाते थे। ठीक है, थर्ड चीज़ हमने क्या देखा कि रशिया के साथ क्या हुआ है, रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, प्लस रशिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो भी वेस्टर्न कंट्रीज ने रख दिए। तो एक तरीके का अब ट्रस्ट का इशू आ गया, तो इसलिए भी हमने अपने गोल्ड्स मंगवा लिए। कभी हमने हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई या किसी कंट्री के साथ हुई तो वेस्ट का जब दिमाग फिरेगा ये तो हमारे गोल्ड रख लेंगे, तो इनके पास रखना सेफ नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारी न्यूज़ बन रही है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, पिछली बार भी क्वेश्चन आया फॉरेक्स रिजर्व से, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ अपने करंट अफेयर्स क्लास में, उसे आप देखेंगे। और ये भी बता चुका हूँ कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व अभी कितने हैं, अराउंड $650 बिलियन से पार है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास करेंसीज है, और करेंसीज में सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी है, US डॉलर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर पर गोल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन रिसेंटली गेट्स मॉडल पोलिंग स्टेशन टैग। ठीक है, तो इसका नाम है ताशेगंग, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है बहुत सारे लेह लगा के आ जाएंगे। दार्जिलिंग गलती नहीं करोगे आप, गैंगटॉक गलती नहीं करोगे, पर लेह गलती कर सकते हो, ध्यान रखना है। ताशेगंग में है, इससे रिलेटेड भी न्यूज़ बनी थी, देख लीजिए, ये इस टाइप का कटआउट बना हुआ था। तो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, रोज के देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ताशेगंग याद रहेगा। और ये कितनी हज़ार फीट पे है, अराउंड 15,256 फीट पे है, ये इतनी ऊंचाई पे है सी लेवल से। और इसके बारे में देख लीजिए कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, ये मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। और इसके बारे में जान लीजिए कि मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीत के आया है, यहाँ से जीत के आई है कंगना रनौत। और ये क्या इससे पहले भी जीत चुकी है क्या, नहीं, इससे पहले तो उसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। ठीक है, तो कंगना रनौत जीत के आई है मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उत्तराखंड में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें। ट्रेडर्स प्रेसिडेंट in Mexico, Ireland Parliament has elected Simon Harris as the youngest ever Prime Minister. Judith Suminna Toluca is the first female Prime Minister of Democratic Republic of Congo. ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी कटआउट बने थे, सीधा सीधा कटआउट है। इसका आंसर क्या है, इसका तीनों ही करेक्ट है कि जो क्लाउडिया शाइनबाउम है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है किसकी, मैक्सिको की। मैक्सिको किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आयरलैंड पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड साइमन हैरिस एज द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, थर्ड, जुतीत सुमीना तोलुका इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया था कि यहीं से एक वायरस फैला था, कौन सा, मंकी पॉक्स वायरस, और सबसे ज्यादा केस कहाँ पे है, इसी कंट्री में है। और 1970 में पहला ह्यूमन केस यहीं पे मिला था। और सबसे पहला केस मंकी पॉक्स वायरस का कहाँ मिला था, डेनमार्क में मिला था, पर पहला ह्यूमन केस कहाँ मिला था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, कॉन्गो बेसिन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारे देखिए कटआउट बने थे, मतलब ये जून के करंट अफेयर से ही है, तो इजी रहता है अगर आप करंट अफेयर्स डेली करोगे तो। ठीक है, और इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इस टाइप के क्वेश्चन क्यों बनते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 90 डेज प्लानर में क्यों डाले, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, कि रशिया के वैगनर ग्रुप का चीफ कौन था। ठीक है, अब ये उस टाइम न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक तो वैगनर ग्रुप क्या कर रही थी कि बहुत सारी कंट्री के साथ बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व थी। ठीक है, वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, प्लस इसका यूक्रेन में भी ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है, और यहाँ के जो हेड हैं वो कौन थे, प्रिगोजिन थे, जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ थे। और ये पहले क्या थे, ये थे शेफ थे, किसके शेफ थे, ये थे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, और इन्होंने कूप भी किया था किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब इनको मरवा दिया गया है। ठीक है, तो अब इससे हो सकता है, अब इससे ना पूछे, अब किसी और चीज से पूछे। अब पर्सनैलिटी बेस में आपसे क्या पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछ रहे निकोलस मदुरो के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखिए
निकोलस मदुरो के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि वेनेजुला तो बहुत ज्यादा न्यूज में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीसरी बार बन चुके हैं प्रेसिडेंट, ये भी बता चुका हूँ। 2013 में पहली बार बने थे, ये भी बता चुका हूँ। और यूएसए इनको लाइक नहीं करता, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, वेनेजुला के बारे में सारी चीज मैंने आपको बताई है। और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या बनेगा कि श्वेता तविसिन कौन है, ये चीज जिसने भी मेरी करंट अफेयर्स क्लास करी है उसको पता होगा कि श्वेता तविसिन कौन है। शिनावात्रा कौन है, थक्सिन शिनावात्रा कौन है, ये भी बताया मैंने। ठीक है, थाईलैंड के जो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका नाम भी बताया, तो ये तीनों थाईलैंड के लीडर है। ठीक है, और ये सारी चीजें पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो निकोलस मदुरो कौन है, ये आपसे पूछ लेगा। इस्माइल हानिया कौन थे, जो कि अब नहीं रहे, हमास के चीफ थे। हमास कौन सी कंट्री से रिलेटेड है या कौन सी जगह से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सारी चीज ये आपसे पूछ लेगा। रईसी कौन है या आयतुल्ला कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम या ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम जिनका हेलीकॉप्टर में क्रैश हो चुका था, या प्रेसिडेंट वहां के अभी अभी बने हैं कहाँ के, ईरान में, और फॉरेन मिनिस्टर नए बने हैं, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग रोज की क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो आपको देख लिया आपने किस टाइप के पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे बनेंगे। इस टाइप का सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तीनों नाम दे देगा, क्या ये सही है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों के बारे में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इज करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। In June 2024, as humanitarian aid, India has sent a shipment of approximately 90 tons of medical supplies of active pharmaceutical ingredients APIs to which of the following countries। ठीक है, API हमने सबसे ज्यादा अभी जून में किसको भेजा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्यूबा को भेजा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो APIs का काम क्या होता है, एपीएस को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, इसको यूज करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने एपीएस भेजे कहाँ पे, क्यूबा में। बहुत सारे लोगों को लगा कि यूक्रेन है, तो यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन को हमने भीष्म क्यूब भेजा है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भीष्म क्यूब रिसेंटली किस कंट्री को भेजा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे हमने यूक्रेन को भेजा है। और भीष्म क्यूब हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि हम लोग जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए तो हम लोग भीष्म क्यूब उसको दे सके। ठीक है, इस क्यूब का वेट मैंने आपको बताया था, इसके डायमेंशंस बताए थे और इसके यूज बताए थे। इसमें ये भी बताया था कि इसमें 200 अलग अलग टाइप के इलाज हो सकते हैं, कितनी सर्जरी हो सकती है, ये भी बताया था। ठीक है, और ये बहुत ही कम एरिया लेता है और एयर ड्रॉप भी से कराया जा सकता है, ये भी बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भीष्म क्यूब पूछ लिया या एपीआई के बारे में पूछ लिया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप इंडोनेशिया भी लगा सकते हो, आप सोचोगे कि नहीं इंडोनेशिया तो हमारा दोस्त है। क्यूबा को लगता है कि क्यूबा हमारा दोस्त नहीं है, पर क्यूबा से भी हमारे अच्छे रिलेशंस है। इसकी वैक्सीन के टाइम पे भी हमने, जब कोरोना के टाइम पे वैक्सीन के टाइम पे भी हमने इसकी काफी मदद की थी, और अभी 2023 में भी हमने इनको वैक्सीन दी थी। ठीक है, ये पेट्रावेलेंट वैक्सीन दी थी, कितने, 12,500 डोजेस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 12,500 डोजेस किस कंट्री को दिए गए थे, तो क्यूबा को दिए गए थे। ठीक है, और इसमें किस चीज से लड़ने के लिए, डायफ्थेरिया, टेटनस के लिए, हेपेटाइटिस बी से, इन सारी चीजों से लड़ने के लिए हमने वैक्सीन उसको दी है। ठीक है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर्स आप नीचे करते जाओ, लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इन 2023-2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, 2023-24 में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आई है। अब जिसने अगस्त महीने की मेरी क्लास करी है उसमें मैं ऑलरेडी आपको एफडीआई के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। स्टैटिक पार्ट भी बताया था और ये भी बताया था कि 2023-24 में फाइनेंशियल, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 24 लिखा हो, तो फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब क्या होता है कि 2023 से 2024 के बीच में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आई। तो सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, याद कर लो। देखो, जिस चीज का आपको नहीं पता है यहाँ पे कोई बात नहीं, उस चीज को याद कर लो। ठीक है, जो करंट अफेयर्स आपको नहीं पता कि इसका आंसर आपको नहीं पता, उसको चिपटा रट लो, क्योंकि आएगा इन्हीं में से ही। ठीक है, करंट अफेयर्स कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, और मैं आपको अभी 20 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, हर महीने के आपको 20-20 क्वेश्चन में करवाते जाऊंगा, तो आपके लिए काफी ईजी रहेगा। ठीक है, सिंगापुर हो गया। सेकंड कौन सा है, सेकंड है मॉरिशस। तो सबसे ज्यादा कहां से आया हमारा, सिंगापुर से आया, सेकंड नंबर मॉरिशस, और यूएसए से आया थर्ड नंबर। यूएसए पहले मत कर देना, सिंगापुर समझ के मत समझ लेना कि बहुत छोटी कंट्री, यहाँ से एफडीआई क्यों आएगा। तो सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर, सेकंड नंबर मॉरिशस, थर्ड पे यूएसए और फोर्थ नीदरलैंड। नीदरलैंड को तो लोग भूल भी जाते हैं कि नीदरलैंड नाम की भी कोई कंट्री है और यहाँ से एफडीआई भी आता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया 2023-24 में, फाइनेंशियल 24 में, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए और नीदरलैंड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कराया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और फंसाने के लिए आपसे क्या पूछेगा कि 2000 से लेकर 2024 तक में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2000 से लेके 2024 तक में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर दोगे। सबसे ज्यादा एफडीआई आया मॉरिशस से पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आया है सिंगापुर से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। इस टाइप से चीजों को पूछा जाता है।
डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या पूछेगा कि 2000 से लेकर 2024 में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से है, मॉरिशस और सिंगापुर। इस केस में भी आप सिंगापुर करके आ जाओगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को देखते चलना है। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो समझ में आया किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अभी 10 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। हर एक महीने के हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर इससे पहले के जून के फिर हम लोग मई का करेंगे, फिर अप्रैल का करेंगे, अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और आपकी भूख ज़्यादा बढ़ी है और क्वेश्चन पे आप कर सकते हो, तो उस केस में आप हमारे 90 डेज प्लानर को एक बार देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम की चीज़ है तो आप इसको देख सकते हो, आपको आपके फायदेमंद की चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो। आप मान के चलो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर के चक्कर में मत रहो, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी एनर्जी भी कम होती जाती है, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे होगे। आप सोचो कि लास्ट अटेम्प्ट है, अभी आपके पास टाइम है 2-3 महीने, तो कम से कम पूरी जान लगा दो, ठीक है, उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, Which of the following countries has become the first glacierless country after melting of the last remaining glacier, Humboldt glacier, ठीक है। Humboldt glacier के मेल्ट होने के बाद वहां पे उस कंट्री में नाम बताओ जिसका अब एक भी ग्लेशियर नहीं बचा, तो इसका आंसर है वेनेजुला। वेनेजुला का नाम मैंने आपको 10 बार रटवाया कि इसके ही प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मदुरो, जो कि तीसरी बार 28 जुलाई को जिन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। वेनेजुला आएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लेक माराकाइबो करके एक लेक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ अपने अगस्त के करंट अफेयर्स में। इसमें बताया इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ भी कहते हैं, यहीं से इसका सारा ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और चीज़ें क्या बताई, ये लार्जेस्ट लगून लेक है साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का। और इसके बारे में क्या बताया मैंने कि ये लार्जेस्ट लेक भी है किसका, साउथ अमेरिका का, और लगून लेक भी है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहीं के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ओरिनोको रिवर यहीं पे वेनेजुला में है, और यहाँ के ग्रासलैंड का नाम भी मैंने आपको बताया था। इसी का नाम बताया कि ओरिनोको रिवर के ऊपर ही एंजल फॉल्स भी रहते हैं, एंजल फॉल्स भी है। एंजल फॉल्स क्या, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचाई पे जो फॉल्स है एंजल फॉल्स, वो यहीं पे है वेनेजुला में, ओरिनोको रिवर के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वेनेजुला से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने 90 डेज प्लानर में भी इसको जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आप करो, सॉल्व करो, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बारे में और भी बताया था कि इसका जो लास्ट ग्लेशियर था वो तो अभी हम डिसअपियर हो गया, अब वो ग्लेशियर हट चुका है। इससे पहले 5 ग्लेशियर और थे जो कि 2011 में ही खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, Who launched एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एट बुद्धा जयंती पार्क इन न्यू दिल्ली। अब आप साफ साफ सच सच बताने ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कि नहीं। अगस्त में कराया है, जून का करंट अफेयर्स था, पर न्यूज में आया होगा अगस्त में, तो मैंने अगस्त में भी इसको करवाया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने बुद्धा जयंती पार्क में पेड़ लगा के ये कहा कि हम लोग एक पेड़ माँ के नाम, और ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझो, कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्या पूछा था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो, ये क्या है, ये हमारा 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये वाली जो थीम है, इस थीम के बेसिस पे ही अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे, उन्होंने अपनी राखी भी बनवाई है, ठीक है। इस थीम के बेसिस पे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ये लोग 15 लाख सैपलिंग्स को लगाएंगे, ठीक है। तो इस थीम का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसी थीम के बेसिस पे बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 4.5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। इसी थीम पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि हम लोग 140 करोड़ पेड़ लगाएंगे 2025 तक। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस थीम पे क्वेश्चन आने ही थे, तो हमने इस क्वेश्चन को भी ऐड किया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, नागी एंड नाक्टी आर इंडियाज 81st एंड 82nd रामासार साइट्स। अभी मैंने इसके बारे में भी आपको कराया था, ठीक है। अगस्त में बता रहा था मैं कि रामासार साइट्स ऐड हुई है, 3 नई रामासार साइट ऐड हुई है, 2 कहां पे हुई है, तमिलनाडु में, और 1 हुई कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन नागी और नाक्टी जमुई डिस्ट्रिक्ट में बिहार के 2 नई रामासार साइट आई है, और वो 81st और 82nd रामासार साइट बन चुकी है इंडिया की। ये चीज आपको मैंने बताया था, ठीक है। अभी 3 और ऐड हो चुके हैं, तो अब 85 हो गए, पर उस टाइम तक 82 थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये भी बताया था मैंने इसके बारे में कि ये आर्टिफिशियल है। तो ये सारी चीजें 90 डेज प्लानर में सारी चीजें डिफाइन में दी हुई है, कहीं और आपको जाना नहीं पड़ेगा। आफ्टर एडिंग 2 more रामासार साइट, बिहार हैज नाउ 4 रामासार साइट। सेकंड इज रॉन्ग आंसर, सिर्फ 3 ही है अभी। 2 मैंने आपको बताया जमुई में है जो कि आर्टिफिशियल है, और 1 है बेगूसराय में, उसका नाम आप मुझे नीचे बताएंगे। थर्ड, नागी एंड नाक्टी रामसार साइट्स आर लोकेटेड एट झाझा इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया।
जिसने सही किया वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, गलत किया वो भी बताएगा। रिसेंटली इन जून 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी? तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट नहीं बना है, सोमालिया बना है, डेनमार्क बना है, ग्रीस बना है और पाकिस्तान भी बना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री बनी है। पाकिस्तान बनी है, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, पाकिस्तान जिसमें इस टाइप की सिचुएशन रहती है। पाकिस्तान 8th बार बन रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली बार बना है पाकिस्तान, तो नहीं, 8th बार बना है, इससे पहले भी बन चुका है। और क्या ये अभी इलेक्ट हुआ है? बना नहीं है। 2025 में ये पदभार संभालेगा। 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, मतलब टोटल 2 साल के लिए ये यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। ठीक है, पनामा ही बना है, सोमालिया भी बना है, ये चीज़ पता होना चाहिए। सोमालिया से ही बहुत सारे पायरेट्स आते हैं। डेनमार्क और ग्रीस, ये 5-6 कंट्रीज बनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इजिप्ट नहीं बना है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग और BCD इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कुडानोव became the first person to spend 1000 days in space। करंट अफेयर्स का है, ये चीज करेक्ट है। सेकंड, अनामिका बी राजीव has become Navy's first woman helicopter pilot, ये भी करंट अफेयर्स में था, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, सुनीता विलियम्स became the first woman to fly a spacecraft, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और ये कौन से स्पेसक्राफ्ट से गई है? ये बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल से गई थी। और आएगी किससे? आएगी टेस्ला कह रहा हूँ, स्पेसएक्स के, जो कि इलॉन मस्क का है, उसके कैप्सूल से आएगी। कब आएगी? फेब में आएगी, ये नासा ने डिक्लेयर किया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इसको सिविलियन अवार्ड भी मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का। कब मिला था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थी उनका नाम प्रतिभा पाटिल थी। और सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन के, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इससे पहले भी 2 बार ये जा चुकी है स्पेस में, और वहाँ पे इन्होंने स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये मैं अगस्त के महीने में आपको करवा चुका हूँ। समझ में आ गया? ईजी है कि नहीं? आगे देखते हैं किनके साथ गई है, उसका नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, एमिशंस ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड रोज बाय 40% बिटवीन 1980 एंड 2020। ठीक है, मतलब 1980 से 2020 तक में 40% बढ़ गया है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, द टॉप 5 एमिटर बाय वॉल्यूम आर चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील एंड रशिया। इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो अब एक केस तो ये बनेगा जिसने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, मेरे करंट अफेयर्स को देखिएगा, वो इसको सही कर लेगा। ठीक है, एक केस हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी अंदाजा ना लगे कि क्या सही है क्या गलत है। उस केस में आपको क्या करना है वो देखिए। आपको ये देखो, फर्स्ट आपको पता है, नहीं पता, ठीक है, इसको छोड़ दो। सेकंड देखो, टॉप 5 एमिटर बाय वॉल्यूम, ये भी नहीं पता कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। थर्ड को देखते हैं, इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको चीजों को पकड़ना है। पर कैपिटा इनकम देखो, इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन, पर कैपिटा एमिशन की बात हो रही है कि मतलब हर एक पर्सन के हिसाब से भी हमने सबसे ज्यादा एमिट किया क्या? नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये पॉसिबल है क्या यार? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पहली चीज तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने सेटअप नहीं किया। पहली चीज तो ये बन गई। दूसरी चीज ये बन गई, समझ लीजिए हम लोग करते भी हैं बहुत ज्यादा, पर हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो मतलब जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, पर कैपिटा की बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम में क्या करते हैं? पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो जब पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो तो काफी कम हो जाएगा ना। तो इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो थर्ड इज द रॉन्ग। इसमें से थर्ड को हटा दो, तो थर्ड को हटा दो, सी को हटा दो, ऑल ऑफ द अबव भी हट गया, सेकंड एंड थर्ड भी हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और फर्स्ट और सेकंड को हम लोग समझ लेते हैं। इसके बारे में भी न्यूज में आया था। न्यूज में क्या आया था? न्यूज में सीधी सीधी बात थी कि 1980 से 2020 के बीच में 40% नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ गया। ठीक है, अब नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला नीचे मुझे बताएंगे, प्लस N2O, NO और NO2 में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, ये नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस में ये बताइए कि इसमें से ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग कौन सी करती है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कौन पोल्यूशन करती है, और एक ऐसी गैस भी है जो कि एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती, वो कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है, पोल्यूशन करती है पर वो कूलिंग एजेंट भी है। तो उस गैस का भी आप मुझे नीचे बताएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड से क्वेश्चन बना है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या वन ऑफ द ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सबसे ज्यादा एमिट कौन करता है? तो सबसे ज्यादा एमिट करने वाली कंट्री कौन सी है? वो है चाइना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एमिट कौन कर रहा है? चाइना 16.7%, इंडिया दूसरे नंबर पे 10.9%, यूएसए 5.7%, ब्राजील 5.3% और रशिया जो है 4.6%। सबसे
कम परसेंटेज में कौन एमिट कर रहा है? रशिया एमिट कर रहा है एज अ वॉल्यूम, मतलब पूरा मिला दो तो हम लोग तो रशिया सबसे ज्यादा कम कर रहा है। पर अगर पर कैपिटा देखा जाए, इसी को अगर पर कैपिटा में हम लोग देखें कि पर कैपिटा में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, मतलब पर पर्सन के हिसाब से, तो जिसकी पॉपुलेशन जितनी कम होगी उसके चांसेस उतने ही ज्यादा है सबसे ज्यादा करने के। ठीक है, तो देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा करता है, पर कैपिटा चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो मतलब वो पर कैपिटा तो ज्यादा नहीं कर पा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा कौन करी है? तो करने वाली जो कंट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रशिया। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये अराउंड 3.3% के आसपास करी है, 3.3 kg पर पर्सन के हिसाब से नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करती है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है ब्राजील। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है यूएसए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन है? फोर्थ नंबर पे है चाइना। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। इंडिया पर कैपिटा वाइज सबसे कम कर रही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन, एक मिनट को, ये तो हाँ ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? स्पेन जॉइन साउथ अफ्रीका गाजा केस at top UN court accusing Israel of genocide. UN includes Israel in the list of shameful countries for alleged violation against children. Britain Oxford University has agreed to return to 500-year-old bronze statue of Saint तिरुमनकाई अलवर टू इंडिया। ठीक है, अभी जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं ये तीनों ही अलग अलग टॉपिक से बने हैं, वही बंदा कर पाएगा जिसने करंट अफेयर्स क्लास देखी होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं मैं आपको एक बार इसकी झलक दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है इसमें स्पेन वाला जो ऑप्शन है, इसके बारे में आपको कैसे पता होगा? क्योंकि देखो रिलेशन से कंट्रीज की रिलेशन कैसे चल रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन अभी कैसे चल रहे हैं, उस चीज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका था कि अरुणाचल प्रदेश, ये 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ अरुणाचल प्रदेश को किसने कहा है कि ये इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है? तो वो यूएसए ने किया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम यूएसए और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे और एक तरीके से यूएसए ना परसू करने की कोशिश करता है, इंडिया को ना काफी अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था ताकि हम लोग चाइना के साथ ना जाए, प्लस चाइना के साथ हमारी थोड़ी झड़प भी बने, तो ये थोड़ा अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा था। प्लस वो रशिया को कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि रशिया को यूक्रेन में तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, तो वो सोच रहा था कि अगर इंडिया ने साथ छोड़ दिया रशिया का तो रशिया कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रेज करने की कोशिश कर रहा था इंडिया को उस टाइम। अभी बात अलग है, अभी क्या है कि अभी वो थोड़ी सी स्टिक भी दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? क्योंकि उसने बांग्लादेश में बड़ा काम कर दिया। अब ये इस टाइप की न्यूज आपको नहीं देखने को मिलेगी कि यूएसए इतना ज्यादा इंडिया को चाह रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वो उस टाइम हेल्प नहीं कर रहा था, वो बस कैसे भी करीब लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अभी तक आपको हाल फिलहाल में बांग्लादेश से रिलेटेड आपने सुन लिया होगा कि बांग्लादेश में बड़ा गेम कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा? अब वो एक महीने बाद से फिर उसको देखेंगे कि फिर इंडिया के लिए कुछ कुछ अच्छे काम करे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उसने बांग्लादेश में तो बड़ा काम कर दिया, अब उसको पता है कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, अब इंडिया को उसने स्टिक दिखा दी, पहले कैरेट दिखा रहा था, फिर उसने बीच में स्टिक दिखाया और फिर वो कैरेट दिखाएगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप आ जाओ और रशिया के साथ छोड़ दो। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अभी कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये समझ लिए होते तो आप ये इसका आंसर कर लेते। ठीक है, आप इसको कर लेते कि हाँ स्पेन ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि स्पेन जो है वहां के जो गाजा में जो पैलेस्टीनियन है उनसे वो काफी ज्यादा हमदर्दी रखता है, तो हो सकता है स्पेन ने अक्यूज किया हो किसको? इजराइल को इस चीज में यूएन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, यूएन इंक्लूड्स इजराइल इन द लिस्ट ऑफ शेमफुल कंट्रीज फॉर एलिज्ड वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो यस, इसने इजराइल को भी किया है, और गाजा में हमास को भी कर दिया। ठीक है, कि इन्होंने चिल्ड्रंस पर अटैक किए, और किसको किया? इजराइल, हमास, और रशिया को भी किया है, और रशिया को दूसरी बार किया है, पहली बार नहीं किया। इससे पहले 2023 में भी कर दिया था कि इसने यूक्रेन को चिल्ड्रंस को अबडक्ट किया और उनको मारा भी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। थर्ड भी देख लेते हैं कि ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये वापस करने का फैसला लिया, तो यस थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये तो? In June 2024, which of the following countries is not the part of newly formed alliance in the biopharmaceutical sector during the International Convention, the world's largest biopharmaceutical exhibition in San Diego? ठीक है, तो कौन पार्ट नहीं है फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन का? तो इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट पार्ट नहीं है, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान इसका पार्ट है, और इंडिया पार्ट है, और ईयू पार्ट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये आइडिया कि इस टाइप का हम लोग एक अलायंस बनाएंगे, वो किसका था? वो आइडिया था साउथ कोरिया का और यूएसए का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 19th क्वेश्चन, DBW 377 DBW 359 इज द वेराइटी ऑफ व्हीट। यस, करंट अफेयर्स में आया हुआ था ये। DBW 377 हैज द कोर्सेस्ट ग्रेन ऑफ ऑल व्हीट वेराइटीज सो फार। DBW 359
विल गिव मैक्सिमम, या सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आप देख लीजिए फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, जिसका आंसर सही है वो आप देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रैंक्स 129th ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब आप देख लीजिए, आपको ये पता है कि नहीं। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सूडान वाज रैंक्ड लास्ट ऑन द इंडेक्स ऑफ 146 कंट्रीज, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर्स को फॉलो करते तो आपको पता होगा। पाकिस्तान की रैंक आपको पता होगी, इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक जो है साउथ एशिया में 5th नंबर पे, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछे कि साउथ एशिया में सबसे टॉप पे है इंडिया, तो नहीं, साउथ एशिया में 5th नंबर पे इंडिया, और सबसे लास्ट नंबर पे कौन है, पाकिस्तान। किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन भी आ रखा था, ये तो कटआउट बना है, तो कटआउट आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये भी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि कौन करता है, तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थंडीगुड फेस्टिवल, ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो इस बार मैंने आपको नेपाल के कुछ फेस्टिवल के बारे में बताया कि नेपाल में 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुई है। ठीक है, उन फेस्टिवल का नाम भी मैंने आपको बताया था अगस्त के महीने में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको नाम दे दे कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है अगली बार नेपाल से क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में कि इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी पूछा जा सकता है कि एफ्टा कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो टेपा एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, एफ्टा कंट्रीज के साथ। कब हुआ है, 10 मार्च 2024 में, जिसमें यह बात करी गई है कि वो लोग $100 बिलियन अगले 15 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एफ्टा कंट्रीज में 4 कंट्रीज है, उन कंट्रीज का नाम हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, या आपसे पूछ ले कि अभी रिसेंटली कौन से ग्रुप के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यही है कि $100 बिलियन उन्होंने कहा है कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। कब करेंगे, इंडिया में 15 साल तक। वो लोग 15 साल में $100 बिलियन कर लेंगे और 1 मिलियन के आसपास वो लोग डायरेक्ट जॉब जनरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। या डेट ही पूछ ले कि 10 मार्च 2024 को किसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेट हुआ है, तो वो हुआ एफ्टा कंट्री के साथ। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिए कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इजी क्वेश्चन है। इस बार हो सकता है पूछ ले कि आरजीकर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो उसमें जो वुमेन है, वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड कोई केस के बारे में पूछ ले, विशाखा केस के बारे में पूछ ले, या उससे पहले और अभी पोलियो टेस्ट चल रहा था, नार्को टेस्ट होता है एक तो। ठीक है, मैंने आपको बताया था। एक था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट की मान्यता होती है कि नहीं होती, इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनके बारे में पूछ ले। तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जून महीने के 20 क्वेश्चन देखे, इसके बाद हम लोग मई महीने के 20 क्वेश्चन देखेंगे अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आएगा तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मार्क्स की कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं नीचे। अगर आपके मार्क्स आए हैं 19 से 20, तो आप वेल एंड गुड हो। ठीक है, मतलब आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और आप जैसे फॉलो करें उसी तरीके से आप फॉलो करते रहो। ठीक है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसी को फॉलो करो। ठीक है, जो भी मैगजीन पढ़ते हो, मेरे करंट अफेयर्स देखते हो, जो भी देखते हो उसको अच्छी तरीके से करते रहो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स आए हैं 17 से 18, तो यहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट इसलिए होने लग जाती है, आप सोचोगे सर 17-18 मार्क्स भी तो अच्छे हैं 20 में से। नहीं, अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करें कि आपको ना बहुत छोटा सा कोई करंट अफेयर्स है उसमें से आपको निकाल के आपको बड़ा करके दिखा दिया कि आपको नहीं आता। नहीं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 17 से 18 ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स है नहीं। क्यों अच्छे मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये आपको शील्ड की तरह काम करेगा। देखो, करंट अफेयर्स में मार्क्स लाने ईजी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको मार्क्स नहीं जाने देना है। ठीक है, कहीं और आपके मार्क्स कट जाए, टफ क्वेश्चन में मार्क्स कटे कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपके 17-18 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बिट इंप्रूवमेंट, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको इससे कम आ रहा है, आपको आ रहा है 15 से 16 मार्क्स, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आपका 15 से भी कम मार्क्स आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा भी मेहनत करने की जरूरत है, आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, 2 महीना है,
टेंशन छोड़ के आपको क्या करना है कि मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उस केस में आप किसी भी मैगजीन को, अगर आप जिस पे विश्वास करते हो, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। मेरे करंट अफेयर्स को देखो, लिंक करने की कोशिश करो। मेरे करंट अफेयर्स को देखो तो उसका फायदा ये है कि आपको मैं लिंक करके बता देता हूँ, पुराने भी करंट अफेयर्स बता देता हूँ, बताते बताते उसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, स्टैटिक से लिंक करके बताने लग जाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। जिसने मेरे अगस्त के करंट अफेयर्स किए उसको फायदा दिखा होगा। नहीं तो आप हमारी मैगजीन के बारे में भी देख सकते हो, 90 डेज प्लानर भी देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे एक तो क्वेश्चंस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये भी पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसे भी आप उस तरीके से लेके चलिए कि जैसे वो भी आपका एक तरीके से टेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं आएगी उसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं आएगा उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन अलग आएगा। क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, उन्हीं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक बार आप क्या करो, आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, जो सॉल्व नहीं होगा उसे आप रट लेना, आप उसे याद कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स का वही सिग्निफिकेंस है, आपको याद करना ही पड़ेगा जो चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से पढ़ना है, उसमें काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन, तो आपके लिए ईजी रहेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये उसका फायदा है। नहीं तो कहीं और से आपको जिसमें अच्छा लगता है आप वो चीज़ करने की कोशिश करो, वही लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये भी बताओगे कि क्या आपको मई महीने के भी करंट अफेयर्स चाहिए क्या, कि अभी इतना ही हम लोग रखें, या हम लोग मई फिर अप्रैल फिर ऐसे मार्च के भी डालें, जनवरी के भी डालें, फेब के भी डालें, दिसंबर के भी डालें, फिर जुलाई और अगस्त जो रह गया उसके भी डालें। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। माय नेम इज आशुतोष, साइनिंग ऑफ।